मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक कहावत है कि ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देती है। रविवार को महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह कहीं से भी और किसी को अचंभित करने वाला नहीं था। जिन्हें राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ है, उन्हें बहुत पहले से दिखाई दे रहा था कि एनसीपी का एक धड़ा, जो अजीत पवार का गुट था, वह विपक्षी एकता की बजाय भाजपा शिवसेना गठबंधन के साथ जाने वाला। और रविवार को वही हुआ, बल्कि कहें कि सोच से 4 कदम आगे बढ़कर हुआ। अजीत पवार के साथ साथ शरद पवार के करीब रहे छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल समेत अन्य 6 नेताओं ने एकनाथ शिंदे की सरकार में शपथ ली और पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। लेकिन राजनीति के काका माने जाने वाले शरद पवार को कुछ पता ही नहीं चला। हास्यास्पद है कि प्रफुल्ल पटेल, जो विपक्षी एकता की बैठक में बिहार आए थे, उन्होंने भी एनसीपी की नींव को हिलाने में एक धक्का लगाया। तो आज एनसीपी महाराष्ट्र में 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। तो आज जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके लिए कुछ राजनीतिक दल भाजपा पर अनैतिकता का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तब उन सभी के मुंह पर अलीगढ़ी ताला लग गया था जब भाजपा शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिलने के बावजूद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी। 2019 में महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, उसके तीनों घटक दल एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे। फिर भी उन्होंने सत्ता के खातिर बेमेल गठबंधन किया और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। मैं बेमेल गठबंधन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की छवि हमेशा से एक कट्टर कांग्रेस विरोधी की रही है और शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत करके ही एक समय कांग्रेस की नींव, एनसीपी की नींव रखी थी। तो आज जो भाजपा पर अनैतिकता का आरोप लगा रहे हैं, उन सभी के मुंह पर उस समय अलीगढ़ का ताला लग गया और खुद को चाणक्य का चाचा मानने वाले शरद पवार के साथ आज जो कुछ भी हुआ, पिछले 4 साल से जैसी राजनीति वो कर रहे थे, यह उनकी स्वाभाविक नियति थी। उनके साथ आज न कल ऐसा होना ही था। एक कहावत है कि जो दूसरों को ठगते हैं, एक दिन खुद ठगे जाते हैं, और यह कहावत पूरी तरह से शरद पवार पर सटीक बैठती है। एक दूसरी कहावत है, कभी सुना था उसकी पतंग की डोर सबसे कच्ची थी, और चर्चा है कि वह मोहल्ले की सारी पतंगें काट गया। यह दूसरी कहावत महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पर लागू होती है, जिनके बारे में हाल ही में शरद पवार ने कहा था कि जब मैं सरकार चला रहा था, तब फडणवीस प्राइमरी में पढ़ते थे। तो आज प्राइमरी में पढ़ने वाले फडणवीस ने शरद पवार की सरकार तो छोड़िए, पूरी पार्टी ही हिला डाली। तो जो मैं कह रहा था कि जो दूसरों को ठगते हैं, वो एक दिन खुद भी ठगे जाते हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उस गठबंधन को उस समय स्पष्ट बहुमत मिला था। भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अड़ गए और सरकार न बन सकने की स्थिति में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस समय शरद पवार ने पर्दे के पीछे रखकर बीजेपी से बातचीत की और राष्ट्रपति शासन हटवाकर भाजपा के साथ अजीत पवार का शपथ ग्रहण करवाया। फिर कुछ ही घंटों में अपना समर्थन वापस लेकर भाजपा की सरकार गिरा दी थी। तो उस समय काका ने केवल भाजपा को नहीं ठगा, बल्कि अपने भतीजे को भी ठगा। उस समय वह भाजपा को एक्सपोज करना चाहते थे, लोगों के सामने यह दिखाना चाह रहे थे कि भाजपा सत्ता की भूखी है। लेकिन उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ा? उसका खामियाजा उठाना पड़ा अजीत पवार को, जिन्हें उस नाटकीय घटनाक्रम के कारण अपमान और बदनामी झेलनी पड़ी। तो 2019 के उस कसक के बावजूद अजीत पवार को पार्टी में लगातार साइडलाइन किया गया
पुत्री मोह में शरद पवार ने अजीत पवार को नज़रअंदाज किया, जबकि अजीत पवार की एनसीपी पर कितनी पकड़ थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें एनसीपी का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। तो अब कुल मिलाकर यह है कि खुद को चाणक्य मानने वाले शरद पवार का उनके भतीजे ने ही सियासी टाइम खराब कर दिया। 1 वर्ष पहले शिवसेना में जो विद्रोह हुआ और अब जो एनसीपी में टूट हुई है, इन दोनों में एक बड़ा अंतर क्या है? उद्धव ठाकरे को उस समय होने वाले विद्रोह का आभास भी नहीं था, लेकिन शरद पवार को टूट की आशंका थी, वो जानते थे, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कर सके। अब भले वह कह रहे हैं कि एक टाइम खाऊंगा और पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा, जनता हमारे साथ है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। तो जो कहावत है कि ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं, तो अजीत पवार वो जोकर हैं जो अपने भी हैं और उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी है। अजीत पवार ने पार्टी को केवल 2 दलों में नहीं बांटा, बल्कि खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर पार्टी के सिंबल और पार्टी पर ही दावा ठोक दिया। आज कुछ लोग अजीत पवार को धोखेबाज और बेईमान कह रहे हैं। क्यों भाई? जब शरद पवार ने 1978 में 40 विधायकों के साथ वसंत दादा पाटिल के मंत्रिमंडल से बाहर हुए थे, तो उस समय उनके इस कृत्य को राजनीतिक कौशल कहा गया। लेकिन आज जब अजीत पवार ने वही किया तो लोग उन्हें बेईमान कह रहे हैं। वैसे भी राजनीति में एक कुशल राजनेता रातों रात चित्र और चरित्र बदल लेता है, और ऐसे नेताओं के लिए रास्ता महत्वपूर्ण नहीं होता, मंजिल महत्वपूर्ण होती। दूसरी बात, भारतीय राजनीति की बात ही निराली है। यहाँ भैंस वही ले जाता है जिसके हाथ में लाठी होती है। तो आज लाठी अजीत पवार के हाथ में। तो जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, आज उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। अब खंडित एनसीपी पर किसका दावा रहेगा? महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? और राष्ट्रीय राजनीति यानी नरेंद्र मोदी और भाजपा विरोधी विपक्षी एकजुटता की जो पहल हो रही थी, उस पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा? बागी हुए अजीत पवार और अन्य विधायकों की सदस्यता नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि अजीत पवार को 2/3 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और दल बदल कानून के हिसाब से उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। हाँ, हो सके कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की ही तरह शरद पवार को पार्टी के सिंबल और पार्टी से हाथ धोना पड़े। महाराष्ट्र में विधानसभा के कुल 288 सीटें आती हैं, जिनमें अब भाजपा गठबंधन के पास 205 सीटों का समर्थन प्राप्त हो चुका है, जिनमें से 105 तो केवल भाजपा के, 40 शिवसेना और अब 40 एनसीपी के। 20 अन्य भी हैं जिनका भी समर्थन बीजेपी को प्राप्त है, जबकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए मात्र 145 सीटों की आवश्यकता है। तो अब कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में केवल 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच ही चुनाव होगा, एक कांग्रेस और दूसरी भाजपा। बाकी जो दोनों क्षेत्रीय पार्टियां बची हैं, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी, उनके अंदर इस कदर टूट फूट मची है कि अब कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में विपक्ष का चेहरा केवल और केवल कांग्रेस ही रह गई। अब शरद पवार के कमजोर होने और एनसीपी के प्रमुख और प्रभावी नेताओं के भाजपा गठबंधन में जाने के बाद महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल हायरार्की वह अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस एकमात्र प्रमुख पार्टी बची और शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आज दोनों बहुत ज़्यादा कमजोर पड़ चुकी है। अब इसका राष्ट्रीय राजनीति पर 2 तरीके से प्रभाव पड़ेगा। पहला, शरद पवार भाजपा और नरेंद्र मोदी के विरोधी मोर्चा के सबसे वरिष्ठ नेता थे।
अभी हाल ही में जो विपक्षी एकजुटता की जो बैठक बिहार में हुई थी उसमें भी वो गए थे, लेकिन अब उनकी ही पार्टी में इतनी बड़ी टूट के बाद उनका वो प्रभाव नहीं रहेगा जो पहले था। स्पष्ट शब्दों में कहें कि जो विपक्षी एकता का महागठबंधन बनने वाला था वह बनने से पहले ही टूट चुका है। देखिए, पटना में जो बैठक हुई उस समय, उस बैठक से पहले ही नीतीश कुमार के करीबी रहे जीतन राम मांझी ने अपना समर्थन एनडीए को दे दिया। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच का जो विवाद है वह जग जाहिर है। बंगाल पंचायत चुनाव में भले ही ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन किया और फिर भी दोनों कांग्रेस पर हमलावर हैं। तो जो पिछले एक महीने में जो घटनाक्रम घटा है वह केवल और केवल विपक्षी पार्टियों के बीच के मतभेद को दिखाता है। आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ऊहापोह की स्थिति में, और हालात यह है कि जो नेता विपक्षी मोर्चा की गोलाबंदी में बैठ रहे हैं, अब उनकी पार्टी उनके साथ है या नहीं, इसको लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।